नमस्ते सभी लोगों को, नमस्ते। मुझे लगता है कि अब हमारे सारे सदस्य जुड़ गए हैं। अगर दीदी जी आज्ञा दें हाँ, तो। सभी लोग। जी प्रकाश, हाँ सब जुड़ गए हैं। अब भारत से आरंभ मैडम किया एक जा प्रतिभागी सकता है, है। भारत से एक प्रतिभागी है। नमस्कार। प्रज्ञा प्रेमचंद। तब तक तब मैं तक आरंभ कर सकते हैं। वो प्रज्ञा जी जुड़ रही हैं। हम जुड़ रही आरंभ है, कर बस सकते हैं। 2 मिनट। नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु शर्मा नंदन पांडे। आज हमारे साथ विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के कार्यक्रम अभिव्यक्ति हिंदी में अभिव्यक्ति भाग 27 के इस कार्यक्रम में भारत से अध्यक्षता कर रहे शब्द साहित्यिक संस्था बेंगलुरु भारत के अध्यक्ष डॉक्टर श्री नारायण समीर जी, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की महासचिव आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के महासचिव डॉक्टर शुभांकर मिश्र जी, संयुक्त अमीरात के से क्षेत्रीय कार्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक डॉक्टर रामशंकर जी, हिंदी आंदोलन परिवार महाराष्ट्र के भारत से के संस्थापक श्री संजय भारद्वाज जी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की हिंदी से प्यार है संस्था के संस्थापक श्री आदरणीय अनूप भार्गव जी, कतर के पौदार पर्ल स्कूल कतर से हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रवीण सिंह चुड़ावत जी, अमेरिका की ड्यूक विश्वविद्यालय से हिंदी शिक्षिका रचना श्रीवास्तव जी, भारत के श्रीमती पीएन जोशी दोषी महिला महाविद्यालय भारत से सेवानिवृत्त मुख्य अध्यापिका डॉक्टर आशा वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी, हिंदी सचिवालय के कार्यक्रम में भाग लेने वाली सभी छात्र व छात्राएं, कतर से पर्ल विपिन चंद्र रोहित जी, अमेरिका से अदिति विक तथा भारत से भाग लेने की वाली छात्रा प्रज्ञा प्रेमचंद मिश्रा जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही आज हमारी इस आभासी पटल से जुड़े हुए, हमारे जूम से जुड़े हुए और फेसबुक से जुड़े हुए हमारे सभी दर्शकों व श्रोताओं का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी के स्वागत के लिए विश्व हिंदी सचिवालय की महानिदेशक डॉक्टर माधुरी रामधारी सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ स्वागत भाषण के लिए। आदरणीय, मंच आपका है। धन्यवाद रितु जी। डॉक्टर श्री नारायण समीर जी जो आज की के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, श्री अनूप भार्गव जी, डॉक्टर रितु ननन पांडे जी और इस मंच पर उपस्थित सभी शिक्षक एवं छात्रगण, हमें सुन रहे विद्यार्थी, श्रोता और दर्शकगण, आप सबको सादर सप्रेम नमस्ते। सर्वप्रथम मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर श्री नारायण समीर जी का। आप लेखक हैं, शिक्षाविद हैं, अनुवादक हैं और बेंगलुरु में जो साहित्यिक संस्था है शब्द, इस संस्था के आप प्रधान हैं। और मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर वेंकटेश्वर राय जी का, जिनकी सहायता से श्री नारायण समीर जी से हमारा संपर्क हो पाया और हमने उन्हें इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए सादर आमंत्रित किया। तो डॉक्टर वेंकटेश्वर राय जी को धन्यवाद करते हुए मैं डॉक्टर समीर जी का स्वागत करती हूँ कतर से पोदार पर्ल स्कूल दोहा के हिंदी शिक्षक का श्री नाम उनका जी प्रवीण सिंह चुड़ावत जी। श्री प्रवीण सिंह चुड़ावत जी पिछले 23 वर्षों से हिंदी अध्यापन कार्य में लगे हुए हैं और उन्हें इस मंच पर लाने के लिए मैं श्री डॉक्टर रामशंकर जी, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कतर में, दुबई में, क्षमा करें, दुबई के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डायरेक्टर हैं, क्षेत्रीय क्षेत्रीय जो कार्यालय है उस कार्यालय को संभालते हैं, तो डॉक्टर रामशंकर जी की सहायता से और उनकी टीम में मुख्य रूप से श्री हरि कमल जी हैं, श्री हरि कमल जी की सहायता से आज कतर के पोदार पर्ल स्कूल दोहा
से श्री चुड़ावत जी और उनके छात्र पर बिपिन चंद्र रोहित जी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करती हूँ। फिर अमेरिका से श्रीमती रचना श्रीवास्तव जी का मैं स्वागत करती हूँ और आपका बहुत ही खुशी के साथ मैं स्वागत कर रही हूँ, क्योंकि आप ही ने हमसे संपर्क किया था और आपने इस कार्यक्रम में सहभागिता के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की थी। जब हिंदी प्रेमी स्वयं हमारी ओर आते हैं और कहते हैं कि वे कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, तो हमारी खुशी दुगुनी हो जाती है और प्रोत्साहन भी मिलता है कि चलो कुछ अच्छा कार्य हो रहा है, इसीलिए लोग स्वयं एक कदम आगे बढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं। तो रचना जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए और आपका स्वागत करती हूँ। साथ में अनेक व्यक्ति, अनेक लोग मात्र अपने अपनी सहभागिता की चर्चा करते हैं, लेकिन जो अपने साथ किसी युवा को लाए, किसी विद्यार्थी को लाए, वे विशेष होते हैं। तो रचना जी अपने साथ अदिति को लेकर आई है। अदिति की भी प्रस्तुति होने वाली है इस कार्यक्रम में। अदिति विग का भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। फिर भारत से हैं डॉक्टर आशा वीरेंद्र कुमार मिश्र जी। आप हाल ही में मॉरिशस आई थी और आपसे हमारी भेंट हुई थी। उस समय हमें भी पता नहीं था कि 2-3 सप्ताह बाद हम आपसे संपर्क करेंगे और आप इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो आपका नाम सुझाया है हिंदी आंदोलन परिवार की ओर से डॉक्टर संजय भारद्वाज जी ने। और डॉक्टर भारद्वाज जी ने जब आपका नाम हमारे पास भेजा, उस समय भी हमें पता नहीं था कि हम उसी बहन से संपर्क करेंगे जिनसे हाल ही में मॉरिशस में भेंट हुई थी। तो संपर्क करने के बाद पता चला, अरे देखिए प्रकृति का कार्य कैसे होता है। अचानक कोई व्यक्ति मिल जाता है और 2-3 सप्ताह बाद पता चलता है कि उन्हीं के साथ आगे का काम हम संभालेंगे। तो प्रकृति को मैं धन्यवाद करते हुए और डॉक्टर संजय भारद्वाज जी को धन्यवाद करते हुए मैं आशा मिश्र जी का स्वागत करती हूँ। और वे भी अपने साथ इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता के लिए लाई है प्रज्ञा प्रेमचंद मिश्र को, जो उनकी विद्यार्थिनी रही है। डॉक्टर आशा वीरेंद्र जी अब सेवानिवृत्त अध्यापिका हैं, फिर भी हिंदी शिक्षण के साथ और अपने विद्यार्थियों के साथ जुड़ी हुई हैं। सफल शिक्षक वही होता है जो आगे भी, चाहे वह सेवानिवृत्त हो जाए, फिर भी वह विद्यार्थियों से जुड़ाव रखता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। और विद्यार्थी भी उन्हीं सेवानिवृत्त शिक्षकों की ओर बार बार आते हैं जिन्होंने उनके निर्माण में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। तो अगर आपकी विद्यार्थिनी प्रज्ञा अभी भी आपकी ओर आती है, आपसे संपर्क करती हैं, तो यह प्रमाणित करता है कि आपने अपने विद्यार्थियों को बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। डॉक्टर आशा मिश्र का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। और डॉक्टर रितु शर्मा जी का क्या कहना, उनका स्वागत मैं करती हूँ, लेकिन वे तो हमारे साथ चलती हैं। कल ही हमारे यहाँ कर्मी की कमी है विश्व हिंदी सचिवालय में। कल ही मैंने मैसेज भेजा उन्हें कि कृपया इस कार्यक्रम का संचालन करें, और उस समय मुझे पता नहीं था कि आप यात्रा पर निकलेंगी और आपने भी उल्लेख नहीं किया कि इस समय यात्रा करेंगी। आपने केवल हाँ कर दिया और देखिए किस प्रकार की आपकी व्यवस्था है। मैं स्वयं अचंभित हूँ कि यात्रा करते हुए ही आप बहुत ही कुशलता के साथ बखूबी इस मंच का संचालन कर रहे हैं। हमारे साथ हर समय शुरुआत, इस कार्यक्रम की शुरुआत से साथ देते हैं श्री अनूप भार्गव जी। उन्होंने ही विश्व हिंदी सचिवालय के कर्मियों को बताया था, ट्रेन किया था, प्रशिक्षित किया था
कि जूम का कार्यक्रम कैसे चलाते हैं, उनके प्रशिक्षण के आधार पर ही यह कार्यक्रम आरंभ हुआ। और आज भी वे जैसे तैसे प्रयास करके कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं। सुबह उनकी नींद टूटती है तो बिल्कुल ध्यान याद करके वे जुड़ जाते हैं। तो श्री अनूप भार्गव जी को मैं जितना धन्यवाद करूं कम ही रहेगा। और आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। साथ में हमारे साथ जुड़े सभी हित मित्रों का स्वागत है। हिंदी के अनुरागियों का स्वागत है। सबका अभिनंदन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने स्नेहमयी गर्णामयी आशीर्वचनों से आपने हमारे आज के मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत आभार व्यक्त किया। इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पर कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक सप्रेम विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया अपना वक्तव्य समय सीमा, निर्धारित समय सीमा के अंदर करें, क्योंकि हमें सभी को सुनना है और समय कम रहता है, इसलिए कृपया समय सीमा का ध्यान रखें। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी पहली प्रस्तुति के लिए। हम दोहा कतार चलते हैं और वहां से हम अपनी पहली छात्रा को आमंत्रित करते हैं। पर विपिन चंद्र रोहित जी को सुनते हैं। आपकी हिंदी में गहरी रुचि है और आप कक्षा 10 की छात्रा है। पर विपिन चंद्र जी, आपका मंच पर स्वागत है। मंच आपका है। धन्यवाद। डर ने कहा तुम हार जाओगे। मैंने कहा तो क्या। डर ने कहा लोग हंसेंगे। मैंने कहा हंसने दो। डर ने कहा मत जा मंच पर। मैंने कहा अब तो जरूर जाऊंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पर्ल रोहित पुदारपल स्कूल कतर की छात्रा हूँ। डर, ये एक ऐसी चीज है जिसने हम सभी को कभी न कभी घेरा है। मंच के सामने, मंच पर बोलने का भय हो, परीक्षा का तनाव हो, या फिर यह सोच कि कोई हमारी गलती पकड़ लेगा। किंतु क्या डर मतलब हार है? क्या डर मतलब रुक जाना है? नहीं, डर का मतलब है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, क्योंकि जहां महत्व होता है वहां डर भी होता है। जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो वह गिरता है, घबराता है, रोता भी है। लेकिन फिर क्या होता है? वह गिर गिर कर सीखता है और एक दिन बिना सहारे के उठता है। डर था, पर उस डर से आगे बढ़ने की हिम्मत भी थी। डर रोकता है, पर डर को नकारना नहीं, समझना जरूरी है। हम कई बार सोचते हैं कि जो लोग मंच पर बड़े आत्मविश्वास से बोलते हैं उन्हें डर ही नहीं लगता। किंतु सत्य तो यह है कि वे भी डरते हैं, बस उन्होंने अपने डर को अपनी ताकत में बदलना सीख लिया है। महाभारत में अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा होता है तो उसके मन में भी संशय और डर होता है। वह अपने ही संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करने से घबरा जाता है। तब श्री कृष्ण उसे गीता का उपदेश देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यही उपदेश आज भी हमें सिखाता है कि डर को जीतने का उपाय है कर्तव्य का मार्ग अपनाना और फल की चिंता किए बिना आगे बढ़ना। कभी सोचा है यदि भगत सिंह डर जाते तो? यदि कल्पना चावला डर कर पीछे हट जाती तो? यदि आपका मनपसंद शिक्षक पहले ही दिन क्लास में घबरा कर छोड़ देता तो इतिहास ही कुछ और होता। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी कई वीर योद्धा डर से दो चार हुए। जब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को चुनौती दी तो न उनके पास बड़ी सेना थी, न ही हथियारों का अंबार था, किंतु फिर भी उन्होंने अपने साहस से झांसी को बचाने की पूरी कोशिश की। डर की यही खूबी है, जो जितना बड़ा दिखता है
उतना बड़ा होता नहीं है। हमारा विश्वास, हमारी कोशिशें और हमारी जिद डर से कहीं बड़ी होती है। सचिन तेंदुलकर जब पहली बार मैदान में उतरे तो उनका सामना तेज गेंदबाजों से हुआ। लोग बोले, इतना दुबला पतला लड़का क्या ही खेलेगा। किंतु सचिन ने डर को बल्ले से ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया ताली बजाती रह गई। डर तब तक ताकतवर होता है जब तक हम उसे ताकत देते हैं। जैसे ही हम कहते हैं अब बस, तो डर अपनी जगह छोड़कर चला जाता है। तो जब अगली बार डर सामने आए, दिल की धड़कन तेज हो जाए, हाथ कांपने लगे और मन कहे रुक जा, तो बस एक पल ठहरिए और सोचिए, यदि मैं अभी रुक गई तो क्या मैं कभी जान पाऊंगी कि मैं क्या कर सकती थी। डर को झेलना कठिन है, पर डर से आगे बढ़ना, वहीं से तो असली कहानी शुरू होती है। अवसर उसी के कदम चूमते हैं जो डर से ऊपर उठकर चलते हैं। और जब आप डर को पीछे छोड़ देते हैं तो आप अपने भीतर छुपे उस नायक से मिलते हैं जो हर तूफान का सामना करते हैं। अब जब भी आपकी भेंट डर से हो तो बस मुस्कुराकर कहना, डर, कैसा डर। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर बाल। आपने इतने कम उम्र बहुत में इतने उत्साहवर्धक शब्दों में डर की परिकल्पना को एकदम हमारे लिए एकदम बदल कर रख दिया। डर का अर्थ ही आपने बदल दिया। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है इसी जोश के साथ, इसी डर को भगाकर हमारी अगली प्रस्तुति होगी अमेरिका से। तो अब हम अगली प्रस्तुति के लिए अमेरिका से आमंत्रित करते हैं अदिति विक जी को। अदिति विक तृतीय वर्ष में है। आप यूसी बर्लिन पब्लिक हेल्थ एंड ग्लोबल पॉवर्टी एंड प्रैक्टिस में माइनर डिग्री की लेने की योजना बना रही हैं। आपको योगा करना बहुत अच्छा लगता है और नृत्य में भी आपकी गहरी रुचि है, लेकिन उसके साथ साथ आपको हिंदी साहित्य से भी बहुत लगाव है और इसीलिए आज आप है। पर अदिति जी, आप मंच आपका है। धन्यवाद आप सबका। मैंने हिंदी अभी अभी सीखनी शुरू की थी, तो रचना आंटी और सब कार्यक्रम की कृपा से आज मैं यहाँ पे हूँ और आज मैं इस विषय पे बात करना चाहती हूँ कि हम सबको हिंदी क्यों सीखनी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो ये हमारी मातृभाषा है, तो हम सबको हिंदी आनी चाहिए। और हिंदी सीखने का और भी बहुत सारे फायदे हैं कि ये दुनिया में बहुत ज़्यादा बोली भी जाती है। और जैसे सबसे पहले बात जैसे कहीं शायद माइक खुला है किसी का, कृपया बंद कर लीजिए। नहीं मैडम, इन्हीं के बैकग्राउंड में आवाज आई आदित्य जी की। क्षमा प्राप्ति। जी, मैं आज जैसे पर्ल का आज उपदेश था कि डर के आगे जीत है। मेरे को लगता है मैंने भी अपने डर को आज पाना है, तो हम सबको बहुत जी अच्छा अदिति, आप सही कर रही हो। बिल्कुल डर को भगा दीजिए और जल्दी से हिंदी को आगे बढ़ा दीजिए। जी अवश्य। तो हम सबको हिंदी इसलिए सीखनी चाहिए क्योंकि सबसे पहले तो ये हमारी मातृभाषा है। दूसरी बात कि हमारे संस्कृति का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और चाहे मेरा जन्म अमेरिका में हुआ है, लेकिन मेरे माता पिता, मेरे नाना दादी, सब परिवार हिंदी बोलते हैं और इसलिए मेरे को हिंदी सीखने का बहुत कैसे कह सकते हैं, जोश, एक तरह का जोश था और अभी भी है। और मैं इसे पाना चाहती हूँ। और
अम, और एक जी अम, और एक तो योग के बारे में अगर हम थोड़ा-सा बात करें, तो ये भी हमारी संस्कृति का एक बहुत पुराना हिस्सा है और इसमें आसन भी होते हैं और प्राणायाम भी होता है। तो जो आसन भी होते हैं और प्राणायाम भी होता है, उन दोनों को हम अम, स मिला के हम बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने शरीर के लिए और दिमागी रूप से भी। और अम, जी और इन सब चीज़ों के आगे एक ये फ़ायदा होता है कि योग खाली एक ही इंसान या प्रकृति या फिर अम, अ, महिला या फिर पुरुष के लिए नहीं होता, ये सबके लिए होता है, चाहे तुम जो भी हो, जहाँ से भी हो। और मेरे को लगता है कि सब इसे अ, कर सकते हैं और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और जी अम, जैसे कि अ, मैंने सीखा था कि बाबा रामदेव जैसे होते हैं, वो भी मंच पर बैठ के सबको योगा सिखाते हैं। तो मैं ऐसे उत्साहित हुई थी योगा सीखने के लिए क्योंकि अ, मेरी माताजी भी योगा सीखती थी, तो फिर मेरे को लगा कि ये चीज़ मेरे को भी आनी चाहिए और फिर मैंने सीखना शुरू किया और उसके बाद मेरी दिलचस्पी इसमें बनी रही। और जी अ, आप सभी का शुक्रिया बहुत-बहुत। आज मैंने पूरी कोशिश की है हिंदी में बात करने की और धन्यवाद। बहुत सुंदर है बहुत दीदी, थैंक यू बढ़िया। बहुत बेटा। सुंदर। थैंक यू बेटा, आपका बहुत-बहुत प्रयास धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रयास था, चाहे थोड़े शब्दों में ही सही, लेकिन आपने बताया कि आप हिंदी क्यों सीखना चाहती हैं, प्रेरणा स्रोत कहाँ से मिला और हिंदी क्यों सीखना चाहिए, और उसके साथ-साथ आपने तो हमें योग के बारे में बता दिया। बहुत सुंदर प्रयास रहा अदिति, बहुत-बहुत आभार। चलिए अब अमेरिका से हम लोग फिर से चलते हैं भारत की तरफ और भारत से हम आमंत्रित करते हैं मंच पर बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा पीएन जोशी महिला कॉलेज से प्रज्ञा प्रेमचंद मिश्रा जी को। आपको कहानी पढ़ना, यात्रा करना बहुत पसंद है। प्रज्ञा प्रेमचंद मिश्रा जी, आपका मंच पर स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रज्ञा जी, आप हमारे साथ जुड़ी हैं। आशा जी, हाँ, क्या आशा प्रज्ञा जी? मिश्र जी, आपकी विद्यार्थिनी नहीं जुड़ पाई है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, तब तक हम प्रथम शिक्षक को आमंत्रित करते हैं। जी हाँ, तब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और वक्तव्य के लिए हम प्रवीण सिंह चुड़ावत जी को कतर से आमंत्रित करते हैं। आप पोदार पर्ल स्कूल दोहा कतर में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद कार्यरत है। आपको 23 वर्षों का अध्यापन का लंबा अनुभव है। आदरणीय, मंच पर आपका स्वागत है। आदरणीय प्रवीण सर। जी जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार। जी, सुनाई सुनाई दे रहा है सबको? जी बिल्कुल क्योंकि सही यहाँ आवाज जी है। जी जी, क्योंकि यहाँ बारिश का मौसम है, थोड़े से इंटरनेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो नमस्कार। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की महासचिव आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी, अध्यक्ष शब्द साहित्यिक संस्था बेंगलुरु भारत के आदरणीय डॉक्टर श्री नारायण समीर जी, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के उप महासचिव आदरणीय शुभंकर मिश्र जी, सीबीएसई यूएई के निदेशक आदरणीय डॉक्टर रामशंकर जी, संस्थापक अध्यक्ष हिंदी आंदोलन परिवार महाराष्ट्र के आदरणीय श्री संजय भारद्वाज जी, मंच संचालिका डॉक्टर रितु शर्मा जी और देश विदेश से उपस्थित समस्त
गणमान्य को मेरा सादर नमस्कार, साथ ही प्यारे छात्रों को मेरा प्यार। एक बार मैं इस मंच को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए इस आभासी कार्यक्रम में अवसर प्रदान किया है। कुछ दशकों से हिंदी का विश्व में बोलबाला है। इसका प्रचार प्रसार के लिए कई संगठनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इनमें से मुख्य भूमिका विश्व हिंदी सचिवालय और मानव संसाधन मंत्रालय मॉरिशस की भी रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। अर्थात अपनी भाषा की उन्नति से ही सबका विकास संभव है और अपनी भाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण नहीं हो सकता है। हिंदी केवल भाषा नहीं, यह हमारी पहचान और गौरव है। यह भारतीय संस्कृति की आत्मा है। हिंदी भाषा, जिसे भारत की राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में जाना जाता है, अब वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही है। यह न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में लोगों को जोड़ने और एक दूसरों की संस्कृति को समझने का एक महत्वपूर्ण जरिया बन गई है। आज हमारे समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं कि छात्रों में हिंदी पढ़ने पढ़ाने में रुचि कैसे उत्पन्न करें, खास करके विदेशों में, जहां मैं रहता हूं, जो खाड़ी देश कतर, बहरीन, कुवैत जो आदि देश हैं, जहां भारत के लोग अधिकतर दक्षिण भारत के लोग आकर रहते हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, बहुभाषी बच्चे। तो अलग अलग राज्यों की जो अलग अलग भाषाओं के छात्र एक कक्षा में पढ़ते हैं, उनकी हिंदी बोलने और समझने में थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण होती है। उनके लिए मैं हिंदी को सरल और सुबोध बनाने का प्रयास करता हूं। कक्षा में इनके कुछ उपाय करता हूं। कक्षा में, जैसे कि कक्षा में कुछ शिक्षाप्रद वीडियो बताता हूं। जैसे कक्षा शुरू होती है, 2-3 मिनट के लिए हिंदी में शिक्षाप्रद वीडियो दिखाता हूं। वीडियो आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय चैनल जो हमारा जो बचपन का था, दूरदर्शन और डीडी न्यूज और डीडी भारती, वहां से जो प्रामाणिक वीडियो होते हैं, जो छोटे छोटे वीडियो होते हैं, वो उन छात्रों को बताता हूं। तथा उस वीडियो के आधार पर कुछ छात्रों से कहा जाता है कि आप इसी को हिंदी में वापस एक्सप्लेन कीजिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो कुछ बच्चे करते हैं, इनसे उनकी हिंदी में रुचि बढ़ती है, शब्द भंडार भी बढ़ता है और उनकी प्रशंसा की जाती है। चाहे वह कैसी भी हिंदी बोले, वह टूटी फूटी हिंदी बोले, पर बोलकर वो हिंदी का सुधार कर सकते। कभी कभी इसकी सरल शुरुआत शब्दावली और वाक्यांशों से भी करता हूं। कक्षा में हिंदी की रुचि को और बढ़ाने के लिए हम अधिक से अधिक गतिविधियां करते हैं। विद्यालय में अलग अलग कक्षा स्तर के अनुसार गतिविधियां करवाई जाती हैं। संप्रेषण के लिए संवाद और नाटक, तार्किकता के लिए वाद विवाद, कविता गायन, कहानी लेखन, विज्ञापन या कोई पाठ आधारित गतिविधियों के माध्यम से हिंदी को रुचिकर बनाने का प्रयास किया जाता है। कुछ हिंदी में कुछ ऐसे क्लिष्ट शब्द भी आ जाते हैं जो खास करके जो दक्षिण भारत के जो बच्चे होते हैं उनको समझने में कुछ मुसीबत आती है, कठिनाई आती है। तो उन क्लिष्ट शब्दों को मैं आसान शब्दों में बताता हूं, अर्थात एकदम आसान जो शब्द होते हैं अर्थ उनको रूप में बताता हूं, जिससे क्लिष्ट उनको समझ में नहीं आता है। तो क्लिष्ट का अर्थ होता है कठिन। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो मैं आसान शब्दों में उनका रूपांतरित करके बताता हूँ। कक्षा में जो कुछ अध्याय होते हैं, विषय होते हैं, उनको संगीत में बनाता हूँ। जैसे संगीत के माध्यम से छात्रों को समझाता हूँ और पढ़ाता हूँ। जिससे कारक, व्याकरण में कारक होते हैं, तो कारक हर किसी की कोई समझ ऑन द स्पॉट तुरंत समझ नहीं पाता है। तो उसके लिए मैंने एक गाना बना रखा है। तो लगभग 25 से 30 मिनट के अंदर सभी छात्र
वो कारक याद कर लेते हैं। तो संगीत में है जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के कीरा रे री, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। इस तरह से मैं गीत में इनको सिखाता हूँ। सभी बच्चे कारक कंठस्थ कर लेते, हंसी मजाक। और इस तरह से ग्रामर के ऐसे बहुत सारे, व्याकरण के बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो मैं संगीत में बना के इनको सिखाता हूँ, तो छात्र कंठस्थ कर लेते हैं। जैसे छोटी कक्षाओं में संयुक्त व्यंजन बच्चों को थोड़ा सा कठिन लगता है, तो गीत में संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4 होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन क्षत्रज्ञ, संयुक्त व्यंजन क्षत्रज्ञ। तो बच्चे हैं जो छात्र हैं हंसते हंसते याद कर लेते हैं। अगर कोई भी वो पूछ लो संयुक्त व्यंजन तो वो बोलेंगे क्षत्रज्ञ। तो इसी तरह से कुछ सर्वनाम है। सर्वनाम को अगर ऐसे छोटी क्लासों में, अगर कक्षा 5वीं 6वीं में हम गीत के माध्यम से उसको सिखा सकते हैं। नामों का जो नाम है सर्वनाम श्रीमान है, मैं, हम, वह, वे, आप, व, तुम, चकई की चक धुम तक तक धुम, कोई कुछ सो जो जिसका, यह ये क्या, किसने किसका, उसने उन्होंने उन्हें इन्हें, कौन स्वयं खुद किसे किन्हे, इन शब्दों को पहचानी सर्वनाम बच्चों माने, संज्ञा बार बार आए भाषा सहज न हो पाए, सर्वनाम तब लिख देना बदले में उत्तम पाना। तो इस गीत के माध्यम से ऐसे कई विषय हैं जो मैं आसानी से उनको पढ़ा लेता हूँ। छात्र बड़े उसमें रुचि लेते हैं और लगभग एक ही कक्षा में, एक ही कालांश में वो याद कर लेते हैं और समझ लेते हैं। आजकल आधुनिक युग है, विज्ञान का युग है। विज्ञान के युग में मोबाइल, कंप्यूटर सब कुछ है, उनके साथ साथ में हमारे टीचर्स को, शिक्षक गणों को भी उनके साथ ही बदलना पड़ता है। तो ऑनलाइन शिक्षा में, मेरे जो शिक्षण में मैं ऑनलाइन टूल्स का भी प्रयोग करता हूँ प्रभावी रूप से। विषय को रुचि बढ़ाने के लिए ऑनलाइन टूल्स का अत्यधिक महत्व है। इस युग में शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण के अनेक माध्यम हैं जिससे विषय को रुचिकर बनाया जाता है। हमारे हिंदी के लिए कुछ ऐसे ऑनलाइन टूल्स हैं जैसे वर्ड वॉल है, क्विजलेट है, क्वेश्चन वेल है, टिफिट है, आदि के माध्यम से शिक्षण को और रुचिकर और प्रभावी बनाते हैं। कक्षा में हमेशा हमेशा सकारात्मकता होनी चाहिए। जैसे हमारे विद्यालय में है, बहुत सारे बच्चे साउथ से हैं, दक्षिण भारत से। तो अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं मुझे हिंदी नहीं आती है, मुझे नहीं आता है, इस तरह से कुछ बोलते हैं, तो हम उनको इस तरह से जो नकारात्मकता है वो दूर करते हैं। ऐसा नहीं है, सब कुछ हर कोई सीख सकता है और उनको हम प्रोत्साहित करते हैं हिंदी बोलने में। जैसे टूटी फूटी बोले पर बोले, हम सुधारेंगे, तो इस तरह से उनको प्रोत्साहित करते हैं और बच्चे बोलते हैं। और जो उनका मन में जो डर के आगे जीत है, जैसे अभी परल ने कहा था कि डर के आगे जीत है, जो अपनी कोशिश करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर वो अपना सुधार कर पाएंगे। तो इस तरह से, और समय समय पर रुचिकर बनाने के लिए मैं समय समय पर जो हमारे विद्यालय में जो अनेक तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। साथ ही जो अंतर विद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिताएं होती है उनमें भी बच्चों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। अभी हाल ही में लगभग हमारे विद्यालय से 200 छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड जो दिल्ली के माध्यम से होता है, तो लगभग 200 छात्रों ने पंजीकृत किया है हिंदी ओलंपियाड में, जो बढ़ चढ़कर भाग लिया। वो बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार कतर से प्रवीण सिंह चुनावत जी आपका। और आपने तो एक नया ही अंदाज बना लिया बच्चों को हिंदी सिखाने के लिए, कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप किस ढंग से बच्चों को हिंदी सिखाते हैं। कोई भी, हिंदी ही क्या, कोई भी नई चीज अगर उसमें कुछ नया पुट डाल दिया जाए
तो वो बच्चों के लिए या विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आसान हो जाता है उसको सीखना, और उसमें रोचकता भी बढ़ जाती है और सकारात्मकता भी बढ़ जाती है। और जिस तरह से आपने गाया, मेरा मन भी है कि मैं दोबारा से हिंदी आपसे सीखने के लिए आऊं, और व्याकरण को शायद इतने सरल तरीके से मैंने भी नहीं सोचा समझा होगा, जिस तरीके से आपने गुनगुना के बच्चों को सिखा दिया, वो भी हिंदी भाषी बच्चों को। आपका बहुत बहुत आभार। अब हम आगे चलते हैं अगले वक्तव्य के लिए। मैं आमंत्रित करती हूँ अमेरिका से आदरणीय रचना श्रीवास्तव जी को। रचना श्रीवास्तव जी 20 वर्षों से बच्चों और युवाओं को हिंदी सिखा रही हैं अमेरिका में। आप डी एंजा कॉलेज में अध्यापन कार्य में मदद करती हैं और निजी कक्षाएं भी लेती हैं। आपके द्वारा लिखे गए कई नाटकों का मंचन मंदिर में हिंदी पढ़ने वाले छात्रों द्वारा किया जा चुका है। आपने एक पाठ्य पुस्तक का पाठ्यक्रम भी तैयार किया है, जिसका प्रयोग हिंदी के 3 संस्थानों में छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए किया जाता है। आपके प्रशिक्षित साहित्यिक साक्षात्कार और कहानियों का प्रयोग ड्यूक विश्वविद्यालय के शिक्षण पाठ्यक्रम में किया जाता है। रचना श्रीवास्तव जी, आपका मंच पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पे जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, मैं सबको हृदय की गहराई से प्रणाम करती हूँ और इतने एक अनोखे और खूबसूरत से कार्यक्रम को सजाने के लिए एक साधुवाद देती हूँ, क्योंकि कविताएं बहुत होती हैं, इस तरह के वक्तव्य जरा कम होते हैं जो बहुत जरूरी हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं फिर से आप सभी गुणीजनों की अनुमति से मैं छोटे में सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जब मैं हिंदी पढ़ाना जब मैंने शुरू किया, प्रारंभ किया, तो मैं सच जानिए मैंने इसलिए शुरू किया था कि मैं अपने बच्चों को हिंदी सिखा सकूं, क्योंकि मुझे लगा कि यदि मैं अपने घर में ही नहीं हिंदी सिखा पाई तो बाहर सिखाने का फिर क्या ज्यादा मतलब क्या है, ऐसा मुझे लगने लगा। पर धीरे-धीरे ये कारवां बढ़ता गया और जो हिंदी बोलने वाले प्रदेश हैं, वहाँ से तो लोग आए ही आए, साथ में जो नहीं हिंदी बोलने वाले प्रदेश हैं, हिंदी भाषी प्रदेश हैं, वहाँ से भी लोग आए और साथ में कुछ ऐसे भी लोग आए जो भारतीय ही नहीं थे, लेकिन वो हिंदी सीखना चाहते थे। अब चैलेंज क्या आया मेरे सामने कि बच्चे कभी-कभी माता-पिता के कहने से आ जाते हैं, कभी-कभी खुद भी माँ-बाप को मम्मी-पापा को बोलते हैं कि भई मुझे हिंदी सीखनी है। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को उनके मम्मी-पापा ही, माता-पिता ही लेकर के आते हैं। तो चैलेंज ये आता था कि उन बच्चों को हिंदी में कैसे रमाए रखा जाए, कैसे उनको बाँध के रखा जाए कि ऐसा ना हो कि 2 क्लास करने के बाद वो बोले कि भई मुझे हिंदी नहीं सीखनी है। तो मैंने पहले तो क्या किया कि बच्चों को उनके उम्र के हिसाब से बांट दिया कि भाई इस उम्र के बच्चे इस एक कक्षा में, इस उम्र के बच्चे एक कक्षा में, ऐसे। जैसे अगर मैं एक उदाहरण स्वरूप बताऊं आपको कि जो छोटे बच्चों की कक्षा थी, उनको अब अगर आप ऐसे रटा दे भी का से कबूतर, खा से खरगोश, तो वो उनको बिल्कुल कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता, बहुत बोरिंग सा लगने लगता है। तो उसको थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारा एक बहुत पुराना गेम है, मैंने इजाद नहीं किया है, हम बचपन में खेलते थे। वो आपको याद होगा, चिड़िया उड़, कबूतर उड़ करके एक गेम होता था, हम अपनी फिंगर रख के उसको खेलते थे। तो उसमें जो चीज़ें उड़ती थी, उसमें हमें फिंगर उड़ानी होती थी। तो इस तरह से जब मैंने ये गेम इंट्रोड्यूस किया बच्चों को, तो मैं 2 चीज़ बोलती थी, कबूतर, पिजन, उड़। तो उनको साथ में ये पता चल जाता था कि पिजन ही कबूतर है, इस तरह से। तो इस तरह के कई उदाहरण लेके बच्चों के साथ खेलती थी। तो ये हमारा गेम होता था पढ़ाने के, जब अंतिम चरण में हम पहुँचते थे, बच्चे उससे उन्होंने उनकी वोकैब्युलरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई, जिससे शब्द का ज्ञान आया उनको, वर्णमाला के अक्षर का ज्ञान आया। इस तरह से ये ज्ञान मैंने उनके अंदर डालने का प्रयास किया। दूसरा एक काम मैंने ये किया, यहाँ पे जब इंग्लिश में यहाँ माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती भी हूँ, तो मैंने वहाँ पे ये देखा कि शो एंड टेल करके एक चीज़ होती है। तो वो चीज़ मैंने अपनी हिंदी कक्षा में इंट्रोड्यूस की बच्चों को, कि मैं उनको ये बोलती थी कि आपको अपनी कोई भी एक चीज़ लेके आनी है, कोई भी टॉय और या कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी, कुछ भी, आपने कोई पेन खरीदा, कुछ भी।
और उसके बारे में आपको कम से कम 5 सेंटेंस तो हिंदी में बोलने, उसके बारे में मुझे बताना है। अब बच्चों को इससे इतनी इतनी ज्यादा बच्चों को इसमें इतना आनंद आता था कि वो हर हफ्ते की क्लास के लिए वो ढूंढ ढूंढ के रखते थे कि अच्छा आज ये ले जाना है, आज वो ले जाना है। और वो उनकी इंटरेस्ट की चीज होती थी, उसके बारे में वो काफी बोलना चाहते थे। इस तरह से उनके बोलने की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा प्रगाढ़ होती गई। और इससे अभिभावकों का भी मुझे फीडबैक मिला कि भाई वो बच्चे अभी बोलना चाहते हैं, हमसे बताना चाहते हैं कि क्या आज क्लास में हुआ। एक और चीज जो मैंने इंट्रोड्यूस की अपने क्लास में, प्रवेश मतलब अपने क्लास में उसको प्रारंभ किया था, वो ये कि मैंने बच्चों को होमवर्क जो देती थी वो तो ऐसे देती ही थी। एक होमवर्क उनका होता था कि कम से कम आधे घंटे अपने अभिभावकों के साथ आप हिंदी में बात कीजिए। और यही होमवर्क अभिभावकों के लिए भी होता था कि भाई आप क्या करते, इंग्लिश में इजी लगता, आप इंग्लिश में बात किए, खाना खाए, स्कूल का होमवर्क कराए और सो गए। बच्चे ने कभी हिंदी की कक्षा के बाद तो प्रैक्टिस की ही नहीं, कोई प्रयास या अभ्यास ही नहीं किया। तो उनको भी मैंने कहा भी देखिए, अगर आपको हिंदी पढ़ानी है तो आपको भी मेरे साथ ये प्रयास करना पड़ेगा। उस चीज से भी बच्चों में एक एक मतलब कहते हैं ना कि भाई अगर माँ बाप भी बात करने लगे तो उनको लगा कि हाँ वो कुछ नया सीख रहे हैं, उनके एक सेंटेंस पे, एक वाक्य पे उनको शाबाशी मिल रही है, उनको बहुत ही सराहना मिल रही है। तो उससे उनका एक कहते हैं ना मोरल बूस्ट होता गया बच्चों का, और वो उस तरह से करने लगे। एक और चीज, ये मैं छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ क्योंकि जो रेगुलर पढ़ाते हैं वो तो पढ़ाते ही हैं, ये वो चीजें हैं जो बच्चों को हिंदी से जोड़ती हैं, बांधती हैं। एक और चीज थी, जैसे कि हम जब बच्चों को जो कहानियां सुना रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई महाभारत का कोई प्रसंग बच्चों को बता रहे हैं, तो मैंने क्या किया कि बच्चों को बोला कि उनके पास लेगो बहुत होते हैं, बच्चों को लेगो बहुत पसंद होते हैं, तो उनके लेगो से मैंने 2 टीम बनवाई, एक कौरव की, एक पांडव की। और फिर उनके बीच में वार्तालाप कराना, उनसे युद्ध कराना। बच्चों को बहुत मजा आया कि अच्छा इनका ये जैसे लाल रंग की कोई सेना है, नीले रंग की सेना है, और कौरव पांडव से ऐसे युद्ध हो रहा है, तो बच्चे उसको विजुलाइज कर पाए। और लेगो उनका पसंदीदा चीज है ही, तो मारियो में जैसे ऐसे लेके बनाया आपने, वो लोगों को, वो बच्चों को हमारे बहुत पसंद आता था और आता है। और वो मतलब वेट करते हैं कि हम कैसे उसको करें। अब जैसे एक और हमारा एक और चीज जो मैंने बहुत बच्चों को बहुत पसंद आई, क्लासों में भी बच्चे, क्लासेस में भी करते हैं बच्चे, कहूत खेलना एक। तो मैंने हिंदी में तो कहूत नहीं थे, कहूत तो मैंने हिंदी के कहूत बनाए। उसमें क्वेश्चन होते हैं और उसके ऑप्शंस होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी होते हैं। उन ऑप्शंस को आपको क्लिक करना होता है और वो टाइम सेंसिटिव होता है, भाई 30 सेकेंड्स का है, 20 सेकेंड्स का है। फिर वो भी बच्चों ने जब अपने अपना एक पाठ खत्म किया, एक विषय खत्म किया, और फिर उस पे जब हम वो कहूत करते थे तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो वो मैंने वो कहूत बनाना शुरू किया, उसको इकट्ठा करना शुरू किया और एक जगह रखना शुरू किया। तो एक उनकी अलग सी बच्चों के खेलने के लिए एक अलग सी वो बन गई। इस तरह से, और तो इससे क्या हुआ कि बच्चों को हिंदी बोझिल नहीं लगी कि भाई फोर्स है, मुझे पढ़ना है, जबरदस्ती मुझे पढ़ना है, नहीं। वो मतलब इंतजार करते थे, प्रतीक्षा करते थे कि कब हमारी हिंदी की क्लास आएगी, कुछ और हम नया करेंगे उसमें। तो ये एक छोटी छोटी चीजें होती हैं। नहीं तो क्या होता है कि बच्चे एक समर पढ़ते हैं, दूसरे समर गायब हो जाते हैं, या एक साल पढ़ा, दूसरे साल गायब हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों पे पढ़ाई का इतना प्रेशर है कि एक और भाषा सीखना वो बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ और इन कॉलेजेस का जहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है, जैसे डियंजा कॉलेज में पढ़ाई जाती है, नीलू जी पढ़ाती हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों को इस बात का भी मोटिवेशन मिलता है कि अरे हम यहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमको इसका क्रेडिट भी मिल जाएगा। ऐसी बहुत सी जगह है, मतलब मैं सबका नाम लेके समय नहीं लेना चाह रही हूँ, समय की हमारी वो है, प्रतिबद्धता है, लेकिन बहुत से कॉलेज में पढ़ाई जा रही है, तो वो एक बहुत अच्छा कदम है हमारे लिए। और जो ग्रास रूट लेवल पे जो हम जैसे टीचर्स काम कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट बात आती है, इससे बच्चे अपना एक बेस लेकर के आगे जाते हैं।
तो ये कुछ चीजें हैं छोटी-छोटी जिनका मैंने अपनी क्लास में ध्यान रखा है और अभी तक ईश्वर की दया से कह लीजिए या फिर माता-पिता का स्नेह कह लीजिए या ये कह लीजिए कि रचना आंटी का स्नेह है। मैं बच्चों को बोलती हूँ मुझे आंटी बुलाओ। मुझे आंटी कहलाने में कोई भी गुरज नहीं है। तो इस तरह से बच्चे बंधे रहे मेरी क्लास में, वो एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए भी, कि बच्चों को सीखने का मन किया। उसके बाद ऐसे जैसे जैसे आपके कार्यक्रम में ऐसे छोटे-छोटे कार्यक्रम भी होते रहते हैं, उनमें भी बच्चों को ले जाना, उनसे भी उनको प्रोत्साहन मिलता है। समय की सीमा है और एक आप जब मानते हैं एक टीचर के हाथ में अगर आपने माइक दे दिया, तो उनसे माइक लेना बहुत मुश्किल होता है, टीचर बोलते बहुत हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ, फिर किसी सत्र में मिलूँगी तो और भी जितना बोला है ना, इससे डबल और भी है। मैं वो आपको आपको बाद में उसके बारे में बात करूँगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए और उम्मीद करती हूँ कि मेरी कुछ बातों से कुछ बच्चों को और प्रेरणा मिलेगी और वो हिंदी से अपना दामन कभी नहीं छुड़ाएँगे। तो एक बहुत दोहे के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूँगी, कवित्री भी हूँ, रुक नहीं सकती। जी, हिंदी पढ़े बिन जानिए ना निज देश का मोल, भाषा बिन पहचान क्या, शब्द बिना क्या मोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे। अमेरिका रचना श्रीवास्तव जी, आपने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया और सबसे अच्छी बात आपके वक्तव्य में मुझे जो लगी कि आपने भारतीय और पाश्चात्य पद्धति को मिलाकर बच्चों को सिखाया। कई बार होता है कि हम सिर्फ हिंदी पद्धति को ही लेकर हिंदी सिखाते हैं, तो हम डगमगा जाते हैं और कहीं बोरियत उसमें आ जाती है। लेकिन आपने लेखों जो बच्चों के ब्लॉक्स हैं, छोटे-छोटे ब्लॉक्स का खेल होता है, मारियो है जो बच्चों का गेम है, बहुत प्रिय गेम है यूरोप में भी, तो आपने उन सबको इस पढ़ाई का हिस्सा बनाया, इस शिक्षा का हिस्सा बनाया। ये बहुत अपने आप में एक अनूठा चलन आपने शुरू किया और काहोot का जो है प्रोग्राम आपने बनाया, ये भी बहुत अच्छा किया। तो बहुत-बहुत आभार आपके इस वक्तव्य के लिए और मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी इस तरीके से प्रेरणा मिलेगी आपके इस वक्तव्य से। आपका बहुत-बहुत आभार और चलते हैं अब आगे हम भारत की ओर रुख करते हैं और भारत से हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी को अगले वक्तव्य के लिए। भारत से आशा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी, आप लंबे समय से हिंदी अध्यापन कार्य में जुड़ी हुई हैं। आप सेवानिवृत्त मुख्य अध्यापिका हैं। आपने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। आपके कई एकल संग्रह, निबंध, साझा संग्रह तथा पाठ्य पुस्तकों का निर्माण भी आपने किया है। आपको 2012 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। 2005 में आपको बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। मंच पर आपका स्वागत है आदरणीय डॉक्टर आशा वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी, मंच आपका है। जी नमस्ते, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा नमन और हिंदी भाषा ही ऐसी है कि सबको एक सूत्र में जोड़कर रख लेती है। मुझे भी नहीं पता था माधुरी जी से अभी मैं पिछले महीने में ही मिली हूँ, जून महीने में ही। हमारे लखनऊ के डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव विश्वकर्मा जी थे, जिनकी संस्था अवधि संस्था के द्वारा हम कुल 30 लोग भारत से मॉरिशस की यात्रा पर गए थे और वहाँ हमने माधुरी जी से भी मुलाकात करी। तो बिल्कुल माधुरी जी मुझे भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी मैं इस कार्यक्रम में फिर से आप लोगों से जुड़ूँगी। जैसा कि अभी सभी लोगों ने मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि हमारे भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी, फिर वो अमेरिका से हो, कतर से हो, मॉरिशस से हो, सभी जगह से लोग हिंदी से इतना प्यार कर रहे हैं और हिंदी नहीं सुनी। जी। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ। हाँ जी, तो सभी लोग हिंदी से इतना प्यार कर रहे हैं और हिंदी में असल में ताकत ही इतनी ज़्यादा है कि वो सबको अपना बना लेती है, अपने साथ-साथ लेकर चलती है और कभी किसी को छोड़ती नहीं है। ये चीज़ मैंने मॉरिशस में भी जा कर के देखी कि हमें लगा ही नहीं कि हम भारत के अलावा किसी और देश में वहाँ गए हैं, क्योंकि सभी लोग अपने लग रहे थे। हमें इतना अच्छा लगा वहाँ पे सबसे मिल कर के
और भारत में हिंदी का इतना महत्व जो है उसको मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी। आज हिंदी जो है विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा बन हाँ गई है। आशा जी, हाँ आशा जी 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 क्षमा जी करें। जी वो इतिहास आदि को छोड़ दे, जो आप जी पढ़ाती रही हैं, कैसे जी जी पढ़ाती बिल्कुल रही हैं, बिल्कुल उसी पर आप बिल्कुल फोकस करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हिंदी पढ़ाते समय मैं भी वही कार्य करती थी जैसा अभी इन्होंने रचना श्रीवास्तव जी ने बताया कि किस तरह से वो नए नए खेल और नए नए तरीके से सारे विद्यार्थियों को जोड़ करके रखती थी। या प्रवीण जी ने बताया जैसे उन्होंने व्याकरण के लिए एक कविता बना ली थी, तो उसी तरह से हमारे हिंदी की पुस्तक में एक पूरे भारत के विविधता जो है भारत में, तो हर जगह के खान पान वेशभूषा और वहाँ की राज्य राजधानी, तो वो बच्चे याद नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने भी उनको उसको गीत के माध्यम से ही करवाया था, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं। इस गीत को लेकर के तो मैं हर एक राज्य में गई थी, जैसे आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, आइए मिलिए अब महाराष्ट्र से, मराठी इसकी भाषा है और मुंबई इसकी राजधानी है, यहाँ का खान पान ये है। तो इस तरह से मतलब मैं वहाँ की वीर गाथा या वहाँ के संस्कार या वहाँ के खान पान को जोड़ करके उस गीत के माध्यम से जब मैंने बच्चों को बताना शुरू किया, तो सिर्फ आगे वाले बच्चे ही नहीं, जो अगली पंक्ति के बच्चे नहीं, बल्कि पिछड़ी पंक्ति के जो बच्चे थे वो सारे भी उसमें मतलब इन्वॉल्व हुए, सब लोग उसमें जुड़ गए और सभी लोगों ने हर भारत के सभी राज्य को राज्य की राजधानी, वहाँ का खान पान, वहाँ की बोली भाषा और वहाँ के जो वीर पुरुष थे उनके बारे में उन्होंने जान लिया और सब एक दूसरे के साथ में अच्छे से उसको बोलने लगे। इसी तरह से जब मैं क्योंकि बाल भारती पाठ्य पुस्तक मंडल से भी जुड़ी हुई हूँ पुणे से, तो बाल भारती में जब हम हर एक क्लास के लिए पाठों का चयन करते हैं या विभिन्न विधाओं का चयन करते हैं, तो हम इस बात पर पूरा ध्यान रखते हैं कि किस आयु या किस वर्ग के बच्चों के लिए ये पुस्तक बनाई जा रही है, उनके लिए किस तरह के पाठ का चयन किया जाए, किस तरह की कविताओं का चयन किया जाए, किस तरह का व्याकरण किस तरह का व्याकरण उसमें डाला जाए, जिससे कि और बहुत सारे खेल, बहुत सारी क्रिएटिव जो उसमें बातें हैं उनका भी हम समावेश करते हैं, जिससे कि बच्चों को सरल ढंग से हिंदी सिखाई समझाई बताई जाए, जिसे वे आसानी से लिख सकें, पढ़ सकें और बोल सकें, क्योंकि हिंदी जो है वो अनुवाद की नहीं संवाद की भाषा है। इसको जितना ज्यादा हम इसलिए अपनी किताब में अपनी पुस्तकों में हम अधिक से अधिक यह कोशिश करते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा बोलें, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो उस भाषा के करीब पहुंचेंगे और उसको अपना बना करके उसमें आगे सरल ढंग से वो कार्य कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो हिंदी पढ़ाने के लिए मैं बहुत छोटे छोटे खेल, छोटी छोटी कहानियां, भले वो माने महाभारत से हो, रामायण से हो या पंचतंत्र से हो या और भी बहुत सारे कहानियों के माध्यम से उनको मैं जो भी पाठ होता है उसमें जो भी बातें बतानी होती हैं उनको सरल से सरल रूप में बताने की कोशिश करती हूँ। खुद भी कविताएं उसमें बना लेती हूँ और उनको बहुत सारे जो कभी कभी क्या होता है जो कहावतें हैं या मुहावरे हैं वो भी उनको थोड़ा सा कठिन लगता है, तो उन कहावतों को या मुहावरों पर भी छोटी छोटी कहानियां हैं, उन कहानियों का भी मैं समावेश करके उनको सरल ढंग से उसको बताने की कोशिश करती हूँ, जिससे वे उसको आसानी से समझ सकें और हिंदी को अपने रोजमर्रा की भाषा में या उससे जुड़ करके आगे अपने कैरियर में और उसका उपयोग करके वो देश विदेश हर जगह आसानी से अपने आप को समाविष्ट कर सकें और उसमें आगे बढ़ सकें और अपने आप को उसमें सामंजस्य स्थापित करके पूरा पूरा का पूरा उनको जो भी करना है वो उससे भागे नहीं, हिंदी से भागे नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वर्तनी हिंदी बोलना पढ़ना आसान हो जाता है लेकिन लिखते समय बच्चे गलतियां करते हैं,
क्योंकि जो मात्रा की जो बात हो जाती है तो उस मात्रा से वो भटकने लगते हैं। तो शुरू में ही अगर हम कोशिश करते हैं कि उन्हें हम अक्षर ज्ञान और अक्षर ज्ञान के साथ साथ मात्रा ज्ञान यदि उन्हें हो जाता है तो उन्हें समझ में आ जाता है कि कहाँ हमें छोटी ई की मात्रा लगानी है, कहाँ बड़ी ई की मात्रा लगानी है, कहाँ आ की मात्रा लगेगी, कहाँ छोटी ऊ, कहाँ बड़ी ऊ, क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं मात्राओं में, छोटी ई की मात्रा में, छोटे ऊ की मात्रा में, बड़ी ई की मात्रा में, बड़े ऊ की मात्रा में। तो यदि शुरू से ही उनको वर्तनी के बारे में भी एकदम निश्चित रूप से उन्हें बताया जाए और दृढ़ उनके अंदर में एकदम दृढ़ विश्वास पैदा किया जाए कि नहीं, इसमें यहाँ पे जब तुमने की बोला है तो छोटी की आएगी, की बोला है तो बड़ी की आएगी। कई बार हम दोनों की का भी उपयोग एक वाक्य में करके उसको उन्हें सरल ढंग से बताने की कोशिश करते हैं। तो मैंने देखा है कि जब हम हर दिन बच्चों से कुछ वाक्य, कुछ शब्द या उनसे कहानियां धीरे-धीरे परिच्छेद इस तरह से लिखवाने की कोशिश करते हैं, तो श्रुत लेखन के माध्यम से वो धीरे-धीरे उनका वर्तनी पर ध्यान माने दृढ़ होता जाता है और वो वर्तनी की जो उनकी समस्याएँ हैं उससे वो ऊपर उबर जाते हैं और आगे जा कर के वो लिखने में कभी भी गलतियाँ नहीं करते हैं। तो इस तरह से मैं हमेशा कक्षा में कोशिश करती रही कि बच्चे हिंदी से जुड़े रहें, हिंदी से भागे नहीं और हिंदी में ही आगे अपने करियर। मेरा एक शिष्य है, वो इस समय न्यूज़ चैनल से जुड़ा हुआ है, ज़ी न्यूज़ से। तो कई बार जब मैं उसका न्यूज़ देखती हूँ, तो उसको हर बात में आदत है जो है ये तकिया कलाम लगाने की। हमारे हिंदी भाषी लोगों को कुछ जो लोग हैं उनको आदत होती है हर बात में कोई ना कोई तकिया कलाम लगाने की। तो मैंने उसे फ़ोन करके बोला, मैंने कहा अश्विनी तुम ये हर बात में जो है मत बोला करो, ये ठीक नहीं लग रहा है। तो उसने तुरंत उस बात पर ध्यान दिया और कहा अगली बार जब ब्रेक हुआ तो उसने मुझे फ़ोन किया, बोला टीचर अब ठीक है? मैंने बोला हाँ, अब तुम एकदम ठीक बोल रहे हो। तो इस तरह से अभी भी जैसा कि माधुरी मैडम ने कहा कि मैं रिटायर हो गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों से जुड़ी हुई हूँ। बच्चे अभी भी मुझसे जुड़े हैं, उन्हें कोई समस्या आती है या कोई बात उन्हें करनी होती है तो बेझिझक मुझसे बात करते हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हिंदी के माध्यम से हम पूरे देश-विदेश से लोगों से जुड़ रहे हैं। आगे भी हम इसी तरह से जुड़े रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगी। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर आशा मिश्रा जी, आपने सही कहा, हिंदी अनुवाद की भाषा नहीं, हिंदी संवाद की भाषा है। जी हाँ, और एक संवाद जो है वो हमें आपस में रिश्तों से ज्यादा पास ले आता है। तो हिंदी को हमें सच में संवाद की भाषा ही बनानी है और आपने बताया किन तकनीकों से आपने बच्चों में गहरी रुचि जगाई, हिंदी पढ़ाने के लिए रोचकता उनमें पैदा की। और अहिंदी भाषी महाराष्ट्र भी अहिंदी भाषी क्षेत्र है, वहां पर भी वैसे तो मराठी भाषा में बहुत सारे संस्कृत के शब्द है, लेकिन फिर भी हिंदी कठिन हो जाती है उनके लिए। बहुत बहुत आभार आपका इस सुंदर वक्तव्य के लिए। और हमारे कार्यक्रम का अब समय हो गया है अध्यक्षीय भाषण का, किंतु अध्यक्षीय भाषण से पहले हमारा एक सत्र होता है परिचर्चा कार्यक्रम 5 मिनट का, जिसके लिए हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को कि वह इस परिचर्चा सत्र की शुरुआत करें। मंच आपका है। धन्यवाद ऋतु जी। एक दूसरे को सुनने के उपरांत हम हमेशा कुछ न कुछ सीखते हैं, या तो नया सीखते हैं या पूर्व में जो हमसे सीखी हुई बातें हैं उनको हम स्मरण करते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि कतर से, अमेरिका से और भारत से जिन विद्यार्थिनियों ने प्रस्तुति की और जिन शिक्षकों के वक्तव्य हमने सुना, तो एक दूसरे से हमने क्या जाना, क्या सीखा, हमारी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले मैं अनुरोध करती हूँ कतर के शिक्षक से, श्री प्रवीण सिंह चोरावत जी से, कि आप कृपया अपनी प्रतिक्रिया दें। नमस्ते। सबसे पहले जो अदिति अमेरिका से, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप
आभासी शिक्षण में, आभासी कार्यक्रम में भाग लिया आपने। और आपकी जो प्रस्तुति थी, आप जो बहुत ही उम्दा बोली। अमेरिका में जो अधिकतर अंग्रेजी भाषा का बोलबाला है, उसमें हिंदी को भी आपने जीवित रखा, सजीव रखा। खास करके भारत बाबा रामदेव जी के द्वारा दिए गए जो योग शिक्षा को आपने समझा और भारतीय जो संस्कृति को जीवित रखा। इन्होंने अमेरिका में रहकर हिंदी को सजीव रखा। और कहा गया है, उन्होंने कहा कि डर के आगे, थोड़े से हिंदी में उनको कुछ कठिनाइयों का सामना मतलब करना पड़ रहा था, तो पर्ल की जो एक कोटेशन था, डर के आगे जीत है, उन्होंने इसके माध्यम से जो डर था उसको दूर किया। तथा दूसरा है रचना जी, बहुत ही अच्छी 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 प्रस्तुति। एक कवियत्री के रूप में आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी, अमेरिका में रहकर, कि बच्चों को हिंदी कैसे पढ़ाई जाए, इनके अंदर रुचि कैसे पैदा की जाए। आपने बच्चों का समूह बनाकर हिंदी के प्रति बहुत ही अच्छा रुचि उत्पन्न की। बच्चों को अंग्रेजी शब्दों के साथ साथ हिंदी शब्दों का प्रयोग भी सिखाया। वस्तुओं से वाक्य बनाना, ये भी आपका बहुत ही अच्छा उम्दा प्रयोग रहा। शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए आपने बहुत ही मतलब विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की, बहुत ही सराहनीय है। और ग्रुप डिस्कशन भी करवाया, बहुत ही अच्छा। और खास करके जो ऑनलाइन जो एक टूल्स होता है कहूत, उसका भी आपने प्रभावी प्रयोग किया। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रवीण सर। आपने सही कहा। आपने सबसे पहले अदिति का नाम लिया। असल में इस कार्यक्रम में जब बच्चे आते हैं अपनी प्रस्तुति करने के लिए, तो जो वे तैयार करते हैं उसी तैयारी को ही वे सामने रखते हैं। अदिति ने भी कुछ तैयार किया था, लेकिन आप देखिए उनकी विशेषता यह है, बहुत कम ऐसे बच्चे और विद्यार्थी होते हैं कि पूर्व में मतलब उनसे पहले जिस विद्यार्थी ने जो कहा उसी को पकड़ते हुए वह आगे बढ़े। जी आगे बढ़े। तो यह उसकी विशेषता रही। अदिति को सचमुच हृदय से हम बधाई देते हैं। और रचना जी का क्या कहना, मैं स्वयं बहुत प्रभावित हुई उन्हें सुनकर। कवियत्री के रूप में बहुत मौलिक रूप से और सृजनात्मकता लाते हुए वह पढ़ाती हैं। तो अब हम रचना जी से भी सुनना चाहेंगे कि आपने क्या सीखा या क्या नई बात जो आपको अच्छी लगी, आप हमें बताएं। जब भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं ना माधुरी जी, हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। और कहते हैं ना, सीखने के लिए तो ना कोई समय होता है ना उम्र होती है, हम तो बच्चों से भी सीखते हैं। तो यदि हम आज पर्ल की बात करें, तो उस बच्ची में मुझे मतलब इतनी ज्यादा ओजस्वता दिखी कि मुझे लगता है वो बच्ची बहुत अच्छी ओरेटर है, बहुत अच्छी वक्ता है। जो एक बोलने के साथ साथ जो उसके हाव भाव थे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक होता है आप भाषण दे रहे हैं, उससे कोई जुड़ नहीं पाता। एक होता है जब आप बोल रहे हैं तो मन करता है उसको सुनते जाएं, आप खुद उससे जुड़ जाते हैं। वो कला है उस बच्ची में, कि जब वो खड़ी होके किसी भी मंच पे बोलेगी, तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि एक भी व्यक्ति उठ के नहीं जाएगा। जो उसके अभिनय भी थे उसके साथ साथ उसके अंदर, वो सब बहुत ही खूब थे। तो इस बच्ची में ना मैं एक बात बताऊं, इस बच्ची में मैं अपना बचपन देखती हूँ, क्योंकि आप तो देख ही रहे होंगे कि मैं बहुत सीरियस टाइप की ना लड़की हूँ ना टीचर हूँ। मतलब पढ़ाई में सीरियस हूँ, लेकिन ऐसे चेहरे पे एकदम गंभीरता लेके पढ़ाना मुझे नहीं आता। वो उस बच्ची में वो चीज मुझे दिखी। और उसके टीचर को भी मैं साधुवाद देती हूँ कि इस तरह के कॉन्फिडेंस इस बच्ची में डालना, और उस बच्ची में ये भाव डालना कि वो ओन करती, मतलब वो जब आई बोलने उसे लगता था ओ आई आई गॉट दिस, मैं ओन करती हूँ इस स्टेज को। वो एक महत्वपूर्ण बात है। अगर मैं प्रवीण सर की बात करूं, वाव वाव और वाव, क्या बात है। एक चीज को सरल बनाना तो कोई आपसे सीखे, उसको गाने में ढाल करके जो आपने सिखाया। और ये बात एकदम सही है कि गीत
हमेशा याद रहते हैं। आप एक बात खुद देखिए, अगर कविता आप तुकांत भी हो, अगर वो सिर्फ कविता है तो आपको याद नहीं रहेगी उतनी, आपको पढ़ के ही उस कविता का वाचन करना पड़ेगा। लेकिन कविता जब गीत बन जाती है तो वो आपको याद हो जाता है, और वो आप बिना देखे भी सुना सकते हैं। तो इसी चीज को शायद प्रवीण जी ने पकड़ लिया, और उन्होंने पूरा ही मॉडिफाई करके पूरी ही अपनी एक दुनिया बना ली संगीत की, और उस माध्यम से बच्चों को पढ़ाया। तो वो एक बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। और इस बात से मैं खुद इसलिए भी जोड़ पाती हूँ कि मैं मैथ गणित पढ़ाती हूँ अपने माध्यमिक विद्यालय में। वहां बच्चों को हमारे पहाड़े उनके टेबल पढ़ाने थे। तो टेबल यहाँ के बच्चों के लिए बहुत कठिन था। तो मैंने भी, जो आपने कहा ना, मैंने भी उसको लयबद्ध कर दिया, तो गा के बच्चों को याद हो जाता। तो इसलिए मैं आपकी बात से 102% वो करती हूँ, एग्री करती हूँ कि जो आपने लयबद्ध किया वो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी चीज है, वो ताउम्र उसको नहीं भूलेंगे। तो ये आपकी एक बहुत ही यूनिक और नई बात है, और जो सच में आपको एक अच्छा टीचर बनाती है। और मैं अदिति के लिए मैं थोड़ा सा बोलना जरूर चाहूंगी, क्योंकि उसने मुझे मैसेज किया कि आंटी मैं नर्वस हो गई थी, उसने अभी अभी हिंदी सीखना शुरू किया है, मैं किसी और बच्चे को भी ला सकती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि वो बच्ची आए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, उस बच्ची को ये लगे कि हाँ वो भी कुछ कर रही है। तो वो ने अभी शुरू किया, तो वो छोटे छोटे सेंटेंस में लिखती है, बोलती है। बट आई एम रियली प्राउड ऑफ हर कि उसने इतनी हिम्मत करी और मेरे साथ इतने बड़े मंच पर आई। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, उसको ये मौका देने के लिए। और यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आपको भी बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी को जी, प्रणाम करती हूँ। और बेटे आपको पल बेटे आपको बहुत सारा प्यार। आपको भी बहुत धन्यवाद रचना जी। और मैं तो नमन करना चाहूंगी आपको, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम शिक्षक से अनुरोध करते हैं कि आप अपने किसी विद्यार्थी को आमंत्रित करें या एक संबोधन के लिए या एक लघु वक्तव्य देने के लिए, तो वे उन विद्यार्थियों का चयन करते हैं जो प्रवीण होते हैं, मेधावी विद्यार्थी होते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जिस विद्यार्थिनी ने अब हिंदी सीखना प्रारंभ किया, आपने उन्हें बढ़ावा दिया, और यह विशेष बात है, एकदम हट कर है। इसके लिए आप सचमुच अ, बधाई की पात्र हैं। तो अब हम आशा जी से सुनना चाहेंगे। आशा, अ, वीरेंद्र कुमार मिश्र जी, कृपया आप भी हमें बताएं, अ, अपना विचार हमें सुनाएं। जी, धन्यवाद मैडम। मुझे पर्ल के बारे में कहना है कि पर्ल ने जिस तरह से डर विषय पर अपने वक्तव्य को रखा, सच में उन्होंने डर शब्द ही सबके दिमाग से हटा देना है। इस तरह का कॉन्फिडेंस, उनके इस तरह का आत्मविश्वास उनके अंदर में था, तो बिल्कुल लग नहीं रहा था कि वो पहली बार हिंदी बोल रही हैं, या ऐसे लग रहा था कि जैसे काफ़ी दिनों से उनकी हिंदी पर पूरी पकड़ है। तो बहुत अच्छे तरह से उन्होंने कहा, वो आगे चल कर के बहुत अच्छी वक्ता बनेंगी और लोग उन्हें ध्यान से सुनेंगे, जैसा कि रचना मैडम ने कहा। उसी तरह से अदिति थोड़ा डर रही थी शुरू-शुरू में, लेकिन जैसा आपने कहा कि उसने वो पर्ल के डर को पकड़ करके अपने मन के डर को भगाया, और योग विषय पर उन्होंने जिस तरह का अपना वक्तव्य दिया, बाबा रामदेव को भी उन्होंने उसमें जोड़ा, और अपनी बात कह पाईं वो हिंदी में, तो उनका भी आत्मविश्वास बहुत बढ़िया था। प्रवीण जी के बारे में मैं कहूँगी कि प्रवीण जी ने बहुत अच्छे तरह से, मतलब एकदम जिस तरह से विद्यार्थी सच में सुनना, समझना या जुड़ना चाहते हैं, उस तरह से इन्होंने अपने विद्यार्थियों को अपने साथ जोड़ कर के रखा है, जैसा कि अक्सर हम कक्षा में करते हैं। हर शिक्षक करता है वो कोशिश करता है कि वो अपने, क्योंकि हर एक शिक्षक को अपने क्लास के विद्यार्थियों का लेवल पता रहता है कि हम कहाँ तक जाएँ, कहाँ तक नीचे जाएँ, कहाँ तक ऊपर जाएँ, हमारा लेवल कहाँ तक लेके जाएँ, कि हम हर एक बच्चे तक पहुँच पाएँ। जो 20% बच्चे जो आगे के हैं, जो होशियार हैं, जो तो किसी भी तरह से समझ लेते हैं, उन्हें ही नहीं, बल्कि जो बच्चे बाकी भी सब हैं, उन्हें भी अपने साथ किस तरह से लेके चलना है, ये प्रवीण जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि उसको गाकर, लयात्मक ढंग से या किसी भी तरह से अपने आप में आपको जोड़ करके उन्हें साथ लेकर के चलना है।
रचना जी का तो क्या कहना, उनकी रचना भी बहुत बढ़िया थी और रचना जी के बोलने का ढंग भी बहुत बहुत बढ़िया था। अमेरिका से वो जुड़ी थी हमारे साथ, बिल्कुल ऐसे लग नहीं रहा था कि वो अमेरिका से बोल रही हैं। मुझे तो ऐसे लगा जैसे मेरे बगल में ही बैठ करके वो हिंदी में आपस में हम बातें कर रहे हैं। तो उनका ढंग बहुत बढ़िया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आज पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हूँ। मुझे खेदवश कहना पड़ रहा है कि किसी कारणवश मेरी जो विद्यार्थिनी है वो जुड़ नहीं पाई। उसका अभी भी मुझे मैसेज आया कि टीचर नहीं जुड़ पा रही हूँ। अब क्या उसके साथ समस्या हो गई मुझे पता नहीं है, पर अगली बार मैं जरूर कोशिश करूंगी कि उससे आप लोगों को जोड़ूं। बहुत अच्छी लड़की है वो, उसकी हिंदी बहुत अच्छी है, तो मैं चाहती थी कि वो आप लोगों से बातें करे, पर दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया। तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, माफी मांग रही हूँ आप लोगों से। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप सब लोगों के साथ जुड़ी, आप लोगों को मैंने सुना और अपना वक्तव्य आप लोगों के सामने रख पाई। तो मुझे इस तरह का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं जुड़ी रहूंगी इसी आशा और विश्वास के साथ। नमस्ते। माधुरी जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। अगर आप हाँ रचना जी। अनुमति दें जी तो मैं आशा जी जी के बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगी, अगर आपके पास समय है। जी जी, 1 मिनट। हाँ जी। तो आशा जी, मैं आपकी बातें सुन रही थी तो उसमें मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि विद्यार्थी आज भी आपसे जुड़े हैं। इसका मतलब ये है कि आप जिस तरह से पढ़ाती थी उसका प्रभाव और आपका व्यक्तित्व दोनों इतना ही मजबूत था कि बच्चे आपसे अलग हो ही नहीं पाए। क्योंकि एक होता है टीचर क्लास में आके पढ़ा के चला जाता है, एक पर्सनल टच नहीं देता है, जो आपने दिया है, इसलिए बच्चे आपसे आज भी जुड़े हैं। तो ये एक टीचर की सफलता इस यही दर्शाती है कि वो टीचर कितना सफल है, कि जाने के बाद भी अगर बच्चे आपसे जुड़े हैं तो आप बहुत अच्छी टीचर हैं। और आपने एक बात एक भी बोली थी कि जो बैक बेंचर हैं उनको भी वो चीज याद हो गई जब आपने यस गीत में सुनाया। जी तो वो भी जी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फ्रंट बेंच, हम जानते हैं, हम भी भारत में पढ़े, बैक बेंचर जी क्या होते हैं वो कोई पढ़ते जी नहीं है, लेकिन अगर वो इन्वॉल्व है तो बहुत बड़ी बात है। तो आपको इस सब चीज के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मुझे जी आप सबसे जुड़ करके। धन्यवाद। जी। हाँ, आप सभी तीनों शिक्षकों को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आपने एक दूसरे को सुनने के बाद अपने विचार, अपनी टिप्पणियां, अपनी प्रतिक्रिया हमारे समक्ष रखी। अब मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर रितु शर्मा जी से कि वे अध्यक्ष महोदय जी को सादर आमंत्रित करें। बहुत बहुत आभार। परिचर्चा कार्य सत्र हमारा बहुत सुंदर रहा और मुझे लगा कि इसमें तो बहुत सारी चर्चा हो गई और टिप्पणियां भी हो गई, समीक्षाएं भी हो गई। तो बहुत ही शानदार हमारा का सत्र रहा। और अब हम लगभग कार्यक्रम अध्यक्ष के भाषण के बिना ये कार्यक्रम अधूरा है। तो मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ अध्यक्षीय भाषण के लिए डॉक्टर श्री नारायण समीर जी को भारत से। मैं उनका छोटा सा परिचय आपको पहले देना चाहूंगी। आदरणीय डॉक्टर श्री नारायण समीर जी जो भारत से हमारे साथ जुड़े हैं, आप लेखक, शिक्षाविद एवं अनुवादवेता तथा शब्द साहित्यिक संस्था बेंगलुरु भारत के अध्यक्ष हैं। आपने अनुवाद, सिद्धांत और सृजन पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आपकी महत्वपूर्ण प्रकाशित पुस्तकें अनुवाद में विसर्जन और सर्जन का सिद्धांत, अनुवाद अवधारणा एवं विमर्श, अनुवाद और उत्तर आधुनिक अवधारणाएं तथा हिंदी, आकांक्षा और यथार्थ हैं। आप केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो भारत सरकार के निदेशक पद से अवकाश प्राप्त है। आप वर्तमान में आप बेंगलुरु में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं तथा प्रसिद्ध शब्द साहित्यिक संस्था के कर्ता धर्ता हैं। आदरणीय मंच पर आपका स्वागत है। आप कृपया माइक अनम्यूट कर लीजिए सर, अपना माइक खोल लीजिए। आप स्क्रीन को टच करेंगे तो वहां नीचे आ जाएगा कैमरा और माइक, तो आप माइक को टच करेंगे तो माइक खुल जाएगा। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, स्वागत है। जी।
धन्यवाद रितु जी। इस विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी नामधारी जी, उप महासचिव प्रोफेसर शुभंकर मिश्र जी, जैसा कि अभी मैंने नाम लिया, संयोजिका, कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर रितु शर्मा जी, इस कार्यक्रम में जुड़े श्री प्रवीण जी चुड़ावत, सुश्री रचना श्रीवास्तव जी, सुश्री आशा वीरेंद्र कुमार मिश्र जी, मैं विशेष रूप से अदिति का नाम और पर्ल का नाम यहाँ लेना चाहूंगा, और मेरे मित्र जिनके माध्यम से आपसे मेरा संपर्क हो सका है, डॉक्टर वेंकटेश्वर राव जी, और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए देश विदेश के मित्रों और विदेश में रह रहे भारत मित्रों। असल में जब हम हिंदी में अभिव्यक्ति की बात करते हैं, हिंदी में बातचीत की बात करते हैं और हिंदी में अपने को व्यक्त, अपने विचारों को प्रकट करने की बात करते हैं, तो हमारे सामने कई तरह की बातें उमड़ने घुमड़ने लगती हैं। मैं एक अपनी पेशागत जीवन की शुरुआत विश्वविद्यालय में शिक्षक के तौर पर की थी, और इस कार्यक्रम से मैंने जो अनुभव लिया है, शिक्षक के तौर पर मेरा अनुभव उस तरह का नहीं रहा। मैं बहुत ही मिश्रित किस्म के अनुभव से गुजरा हुआ हूं अपने जीवन में। ऐसा है कि जब आप विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे होते हैं, तो अकादमिक एक्सेलेंस का, अकादमिक जो उच्चता होती है किसी भी विषय की, वहां से आप जुड़े हुए होते हैं। मगर साथ ही साथ मैंने उड़ीसा में 3 वर्षों से ज्यादा काम किया, और 125 उड़िया मित्रों को मैंने हिंदी उस समय पढ़ाई थी और सिखाई थी। और भारत सरकार की जो हिंदीतर भाषी कार्मिकों को हिंदी सिखलाने के बाद, हिंदी में दक्ष बनाने के बाद जो उसकी विभागीय परीक्षा होती है, वहां से उनको वजीफा दिलाया था, वहां से उनको इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि दिलाई थी, पुरस्कार भी, उनको नकद पुरस्कार भी मिले थे। तो विश्वविद्यालय में पढ़ाने का अनुभव और हिंदीतर कर्मचारियों को हिंदी भाषा प्राथमिक तौर पर सिखलाने का अनुभव, और विदेशों में रह रहे लोगों को हिंदी के प्रति अनुराग जगाने का अनुभव, यह सब इतना व्यापक है, इतना विशाल है कि इसको बहुत कम समय में व्यक्त करना बहुत कठिन है। तथापि मैं जो बात कहना चाहता हूं वह यह कि हमें यह बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बात करते हुए, हिंदी के बारे में बातचीत करते हुए, इस बात के प्रति सावधान और सतर्क रहना होगा कि भारत जैसे एक उपमहाद्वीपीय देश में, विशाल देश में, जब हम हिंदी के बारे में बात करते हैं, तो हमारे तर्क और हमारे अनुभव और हमारे जो व्यावहारिक प्रयोग में आने वाले जो सूत्र होते हैं, वो अलग किस्म के होते हैं। लेकिन जब आप वैश्विक मंच से बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर वो तर्क बदल जाते हैं। है क्या कि हिंदी भारत में कहने और सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि अनुवाद और अनुवाद की नहीं, संवाद की भाषा है। मगर हमें यह इस बात के प्रति सावधान रहना होगा कि भाषा जो होती है, दुनिया की कोई भी भाषा, चाहे बोलने वाले 10 लोगों की संख्या हो किसी भाषा के लिए, या 10 करोड़ की संख्या हो, वह संवाद की भाषा ही होती है। लेकिन हिंदी के साथ जो विशेषता है वह यह है कि हिंदी की जो पाचन शक्ति है, हिंदी का जो हाजमा है, बाबा जन कवि नागार्जुन हाजमा शब्द का प्रयोग करते थे। हिंदी का जो हाजमा है वो इतना विशाल है, इतना विराट है कि यहाँ पर, यानी कि हिंदी भाषा के प्रसंग में मैं कह रहा हूं कि आप हिंदी में शुद्धता और अशुद्धता का बोध नहीं रहता है। इस बात के प्रति बहुत ही जागरूक रहना होगा।
देखिए, भाषा कोई भी सरल और कठिन नहीं होती है। भाषा या तो परिचित होती है या अपरिचित होती है, और परिचित और अपरिचित भाषाओं को बनाते हैं उसके शब्द। जिन शब्दों से हम परिचित होते हैं, उन शब्दों का वाक्य प्रयोग अगर होता है, तो वह हमें सुगम लगने लगता है, सरल भाषा लगती है। लेकिन जिन शब्दों से, खास तौर से पारिभाषिक शब्द जो होते हैं, तकनीकी प्रकृति के शब्द जो होते हैं, आज की वैश्विक दुनिया में जो प्रौद्योगिकी से, टेक्नोलॉजी से संबंधित जो शब्द होते हैं, जो दुनिया की दूसरी भाषाओं में जिनके आविष्कार हुए, जिनके विकास हुए, लेकिन जिनका अनुवाद के माध्यम से हम प्रयोग कर रहे होते हैं, तो वे हमारे लिए अपरिचित हो जाते हैं। तो भाषा का जो स्वरूप एक होता है, परिचित का स्वरूप होता है, दूसरा एक अपरिचित का स्वरूप होता है। और जब अपरिचित का स्वरूप होगा तो जटिल भी लगेगी भाषा और कठिन भी लगेगी। हमें इस भ्रम में नहीं पड़ना है। छात्रों से जब हम बात करते हैं, तो हमारा सरोकार नाटकीयता पर, अभिनयता पर और गीत और काव्य के माध्यम से हम स्मृति बोध को कैसे जगावें, किसी भाषा को लेकर, उसकी अभिरुचि कैसे पैदा करें, उस जब तक उसका मन नहीं लगेगा, जब तक अभिरुचि पैदा नहीं होगी, तब तक वह भाषा के करीब नहीं आ पाएगा कोई भी छात्र। और संभव है कि हृदय के आवेग या माता-पिता, अभिभावक के कहने और उनके द्वारा उत्साहित होने के बाद कोई हिंदी शिक्षण की कक्षा में कोई बच्चा आ भी जाए। मगर जब उसका इंटरेस्ट, उसकी रुचि उसमें नहीं पैदा होगी, तो वह दूसरी क्लास या दूसरे दिन या फिर 2-4 महीने के बाद उससे कट जाएगा। तो यह बहुत अच्छा तौर तरीका आप लोग अपना रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को सिखला रहे हैं, छात्र-छात्राओं को सिखला रहे हैं कि गीतात्मकता के माध्यम से, लयबद्धता के माध्यम से और कविता के माध्यम से और कहानियों के माध्यम से आप हिंदी का बोध जगा रहे हैं, हिंदी के प्रति अभिरुचि पैदा कर रहे हैं। एक और बात इस मंच पर मैं कहना चाहूँगा कि चूँकि हिंदी भाषा किसी क्षेत्र की मातृभाषा नहीं रही, अगर एक छोटा-सा पॉकेट है दिल्ली के पास मेरठ का, कन्नौज वाला इलाका, तो कन्नौज और मेरठ के पॉकेट को छोड़ दें, तो हिंदी भाषा स्वभाव से और अपनी उत्पत्ति के दिनों से म मातृभाषा नहीं रही है किसी अंचल की। स्वाभाविक तौर पर हम जो कहते हैं कि उत्तर भारत की भाषा है, ऐसा है नहीं। यह आंचलिक भाषाओं, बोलियों के समूह से विकसित हुई भाषा है। इसलिए हिंदी में उच्चारण कई तरह के मिलते हैं शब्दों के, और हिंदी में वर्तनी के प्रति कोई अतिरिक्त आग्रह नहीं होता है। एक चीज़ और, हिंदी में जो जेंडर का बोध होता है, लिंग का निर्णय होता है, उसके लिए भी कोई आग्रह नहीं होता है कि आप जब बोलें तो बिल्कुल शुद्ध बोलें अथवा न बोलें, ऐसा कोई आग्रह नहीं है। मगर भारत से बाहर के जो छात्र हिंदी सीखेंगे, तो वे सबसे पहले अभ्यास के माध्यम से जितना जान पाएँगे, लेकिन शिक्षक उन्हें जो कुछ भी ज्ञान देंगे, उसमें व्याकरण की भूमिका हो जाती है, और जैसे ही व्याकरण की भूमिका आती है, तो वर्तनी की शुद्धता की बात भी आ जाती है, उच्चारण की शुद्धता भी आ जाती है, परिमार्जित भाषा की भी बात आ जाती है। मगर भाषा का जो स्वरूप बनता है ना, वह तत्सम से बनता है, तद्भव से बनता है, लोक बोलियों से, यानी कि शास्त्रीय रूप होता है उसका, उसका बोली का रूप होता है, और विदेशी भाषाओं के शब्दों से जो खिचड़ी बनती है, मिक्सचर तैयार होता है, वह भी एक रूप होता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जिस भाषा की पाचन शक्ति बड़ी होती है, वही भाषा विश्व भाषा बन पाती है और बड़े विराट वर्ग को प्रभावित कर पाती है।
आज के दिन भूमंडलीकरण के बाद भाषा का एक सरोकार व्यापार से जुड़ गया है और जनसंख्या से जुड़ा है। देखिए, हिंदी के प्रति अभिरुचि क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि हिंदी का बाजार लगभग 100 करोड़ लोगों का बाजार है और 100 करोड़ लोगों की जो परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति है, वह बहुत अरबों-खरबों रुपए की क्रय शक्ति सालाना हो जाती है। इसलिए दुनिया भर का झुकाव पिछले 20 वर्षों में या कहिए कि 35 वर्षों में 1990 भूमंडलीकरण और आप कहें कि विश्व बाजार डब्ल्यूटीओ के आने के बाद जो शुरू हुआ, तो इसमें मल्टीनेशनल कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका उत्पादकता और उत्पादन को लेकर के, बाजार और विपणन को लेकर के बढ़ गई और उसके बाद ही हमारे देश के अंदर भारत में हिंदी को लेकर एक नागरिक सोच भी बदला। चर्चा के क्रम में अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक शिक्षक मित्र ने बतलाया था कि दक्षिण के लोगों के बीच में जब हम हिंदी की बात करते हैं तो फिर वहां पर हमारा क्या तौर तरीका होता है। मैं तो दक्षिण भारत में ही रह रहा हूँ, बेंगलोर तो विज्ञान की नगरी भी है। तो यहाँ पर मैं पूरे दक्षिण को लेकर के कह रहा हूँ कि ऐसा अब नहीं है। भाषा को लेकर के जो मामला है वो राजनीतिक है। तो राजनीति को अगर आप दरकिनार कर दें तो वैश्विक दुनिया में भूमंडलीकरण के जमाने की दुनिया में जो नई पौध आ रही है, जो युवा वर्ग आ रहा है, वह समझने लगा है कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है और उसको अच्छी जिंदगी की के रोजगार दुनिया के जिस किसी हिस्से में भी प्राप्त होंगे, वह वहां जाने को तैयार है। तो वैसी स्थिति में भाषा को लेकर के अब कोई आग्रह नहीं रहा, मगर हमारा एक फर्ज ये बनता है कि हम हिंदी को कैसे विकसित करें, कैसे प्रचारित प्रसारित करें। तो बहुत संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा कि जो कहानियों, एक और बात जो जिसमें नाटकीयता और गीतबद्धता और अभिनय हाव भाव को लेकर के बात तो हो चुकी है, एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूं कि क्या हम अपने लेसन में कहानियों के माध्यम से जो उसमें कुछ पात्र होते हैं, अपने छात्रों में 2-4 छात्र अगर हैं, तो पात्रों के बीच में छात्रों के बीच में पात्रों के कथोपकथन या उनकी कहानी या उनके वक्तव्य का विभाजन करके कहें कि इस अंश को तुम सुनाओ, बोलो, पढ़ो, याद करो और कल के लिए या अगले सप्ताह अगली क्लास कक्षा के लिए आप प्रिपेयर होकर के आओ, तैयारी करके आओ और आप सुनाओगे। और अमुक पात्र को, किसी दूसरे पात्र को कोई दूसरा लड़का, किसी तीसरे पात्र को कोई तीसरा बच्चा बच्ची सुनावे। तो इस तरह से अगर हम नाटकीयता को इसमें जोड़ें, कहानी के पात्र को छात्रों के बीच तक ले जाएं और वहां से उनके बीच में मेमोराइज करने, हृदयंगम करने की चेष्टा करें, तो बोलने का अभ्यास भी बढ़ेगा, अभिव्यक्ति का कौशल भी संपन्न होगा और रुचि भी बढ़ेगी। क्योंकि हर किसी के अंदर एक ललक तो होती ही है कि हम कल के क्लास में या अगले आदमी के सामने किसने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके, अपनी प्रस्तुति कैसे बेहतर से बेहतर दे सके। तो यानी कि अभिरुचि हम इस तरह से भी जगा सकते हैं। और भी बहुत सारे तौर तरीके हैं जिस पर आप लोगों के जो अनुभव है वो बहुत समृद्ध अनुभव है। तो आप लोगों को सुन करके मैं भी खुद संपन्न हुआ हूँ, मैं इनरिच हुआ हूँ और मुझे खुशी है और अच्छा भी लगा कि आप लोगों ने मुझे जोड़ा इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से, इस अंतर्राष्ट्रीय मंच से और मैं आप सबके प्रति आभारी भी हूँ। समय की विवशता है, अदरवाइज आप लोगों ने सही ही कहा कि शिक्षक तो बोलने का अभ्यासी होता है, वो बहुत कुछ बोल सकता है। बहुत संक्षेप में जो मैंने बातें कही हैं, सूत्रों में कहने की चेष्टा की है और तथापि मेरी बातचीत में अगर कोई अवरोध, कोई भ्रांति रह गई हो, तो मैं इसको अपनी विफलता मानूँगा। लेकिन आप लोगों के साथ जुड़ कर के मैं संपन्न हुआ है, इतना तो मैं कह ही सकता हूँ। अभी बैंगलोर में बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है और तूफ़ानी हवाएँ चल रही है।
तो मेरा इंटरनेट बहुत ही यहाँ पर पुअर अपना विजुअलाइजेशन दे रहा है। ऐसी स्थिति में मोबाइल से जुड़ा हुआ हूँ, कंप्यूटर से नहीं जुड़ पाया, इसका मुझे खेद है। धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ, और आप सबों के प्रति बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत कृतज्ञता। जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत ही सुंदर उत्साहवर्धक आशीर्वचनों से हमारे आज के प्रतिभागियों के लिए एक नया सूचना और नया संदेश प्रेषित किया अपने अध्यक्षीय भाषण के द्वारा। हम सब आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और आपने सही कहा कि अनुवाद से हटकर हिंदी भाषा जो है किसी प्रदेश की भाषा नहीं है, पूरे भारत की भाषा है। और आपने जिस तरीके से हिंदी को अध्ययन से लेके वैश्विक व्यापार तक जोड़ा और नई तकनीक के माध्यम से हिंदी सीखने और सिखाने के ऊपर आपने बताया, वो हमारे लिए सचमुच ही प्रेरणादायक है। और आज के हमारे प्रतिभागियों ने तो अपनी प्रतिभाओं से आज हमें निःशब्द ही कर दिया है। इतनी सुंदर सबकी आज अभिव्यक्ति रही। सच में आज की हिंदी में अभिव्यक्ति कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। आदरणीय प्रवीण सिंह चिड़ावत सर ने तो अपने मधुर संगीत से शुरुआत ही की इस कार्यक्रम की मधुर हो गया। उसके बाद अमेरिका से अर्चना दीदी ने जिस तरीके से अपने अनुभवों को बताया और तकनीकों को बताया कि किस तरीके से वो बच्चों को खेल-खेल में हिंदी सिखाती हैं। और बाद में उनके दोहे जो सुने हमने, उससे भी एकदम संगीत में हुआ। तो हमें कहीं नहीं लग रहा कि हिंदी में कहीं भी ऐसी कोई कमी है कि आप किसी को प्रभावित ना कर सके। और उसके बाद आदरणीय आशा मिश्रा दीदी ने बताया कि उनके जो छात्र हैं अभी भी उनके संपर्क में हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी वाले लोगों, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो अध्यापिका हो या छात्र हो, इतनी आसानी से हार नहीं मानते और डरते भी नहीं है। जैसा कि हमारी पहली प्रतिभागी बिटिया ने बताया, डर को किस तरह से उसने भगाया। मैं भी सचमुच उसके उत्साहवर्धक जो उसका वक्तव्य था, मैं सोच रही थी इतनी नन्ही सी बिटिया, और इसकी सोच देखिए, बहुत ही मोटिवेटिव सोच के साथ उसने हमको आगे बढ़ाया। और इसके बाद हमारी अदिति जो जुड़ी थी, भले ही हिंदी के शब्द कम थे उनके पास, लेकिन भाव बहुत थे उनकी बातों में। तो उसने भी हमें बहुत ही ज़्यादा स्पर्श किया हृदय में। तो और आज हमारे साथ जुड़े हुए दादा अनूप भार्गव सर, जो आज सचमुच में दादा बन गए हैं। मैं तो बड़े भाई होने के नाते उन्हें दादा कहती हूँ, और आप तो सचमुच में दादा बन गए हैं। और आदरणीय वेंकटेश सर जो हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इसके साथ ही विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की महासचिव आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, जिनके प्रयत्नों से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। हमने 27वां भाग आज हम कर रहे हैं। उनका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे उप महासचिव किसी कारणवश जुड़े नहीं हैं, डॉक्टर शुभांकर मिश्रा जी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। संयुक्त अरब अमीरात से क्षेत्रीय कार्यालय एवं उत्कृष्टता के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक डॉक्टर रामशंकर जी, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा साथ देने के लिए। हिंदी आंदोलन परिवार महाराष्ट्र से भारत के संस्थापक और अध्यक्ष आदरणीय संजय भारद्वाज जी, वह भी हमारे साथ हमेशा जुड़ गए हैं, तो उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। संयुक्त अमीरात अमेरिका से हिंदी के प्यार से जुड़े हुए हमारे दादा आदरणीय अनूप भार्गव सर का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इतनी सुबह वो हमारे साथ समय पर जुड़ जाते हैं। कतर से पर्ल का स्कूल का पदार्पण से हमारी अध्यापक जुड़े हुए प्रवीण चोड़ावत जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अमेरिका से रचना दीदी का, महाराष्ट्र से डॉक्टर आशा वीरेंद्र कुमार जी का, और जितने भी लोग और जितने भी प्रतिभागी आज हमारे साथ जुड़े, उन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही हमारे साथ इस आभासी पटल से जुड़े हुए सभी दर्शकों और श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करती हूँ। और अंत में अपने दो दोहे प्रस्तुत करती हूँ हमेशा की तरह। भारत की पहचान है
हिंदी का सम्मान, मातृभाषा की गूंज में बड़े देश का मान। हिंदी है संस्कार का मधुर भावनारा, शब्द शब्द में घोलती प्रेम और अनुराग। तो इसी तरह हिंदी का ज्ञान बढ़ाते रहिए, विदेशों में भी देश में भी इसी तरह हिंदी की पताका फहराते रहिए। और विश्व हिंदी सचिवालय की महानिदेशक आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी सिंह जी का मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने पुनः मुझे इस मंच संचालन का भार सौंपा। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।